हेलो फ्रेंड्स, मैं हरि प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th अर्थशास्त्र के लिए इसका थर्ड लेसन उत्पादन तथा लागत जो शीर्षक दिया हुआ है, आज हम लोग इसको स्टडी करेंगे। यह उत्पादन तथा लागत जो लेसन है उसका ये पार्ट 1 है, क्योंकि इसको कई पार्ट में कंप्लीट होगा। तो छोटा छोटा वीडियो मैं ले रहा हूँ और इसको पूरे भाग को जो है छोटे छोटे वीडियो के द्वारा कंप्लीट कर दूंगा। तो आज हम लोग जो इस उत्पादन तथा लागत नामक शीर्षक है, इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और उत्पादन की अवधारणा में हम लोग आज पढ़ेंगे कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत क्या होती है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उत्पादन का अर्थ या परिभाषा क्या होती है। उत्पादन कहते किसे हैं? देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में या आम लोगों की भाषा में हम कह सकते हैं कि भौतिक वस्तु का निर्माण ही उत्पादन होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि भौतिक वस्तु का निर्माण ही उत्पादन होता है। लेकिन यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यदि आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि द्रव्य की अविनाशीता का नियम। साइंटिफिक व्यू से जो है व्यक्ति जो है न तो किसी भौतिक वस्तु का निर्माण कर सकता है और न ही किसी भौतिक वस्तु को नष्ट कर सकता है। वह केवल प्रकृति के द्वारा जो वस्तुएं उपहार स्वरूप हमें प्राप्त हुई हैं, हम उसका उपयोग कर सकते हैं या उसे उपयोगी बना सकते हैं। तो किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन होता है। फ्रेंड्स, दोनों सेंस में इसका अर्थ अलग है। साधारण बोलचाल की भाषा में क्या है कि साधारण शब्दों में उत्पादन का अभिप्राय किसी भौतिक वस्तु के निर्माण से है, ठीक है। लेकिन जब हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो व्यक्ति न तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है और न ही उसको नष्ट कर सकता है। वह प्रकृति ने जो वस्तुएं उसको दी हैं वह केवल उसको उपयोगी बना सकता है। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं आर्थिक शब्दावली में कि किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना अथवा वृद्धि करना ही उत्पादन होता है। क्या होता है? ये उपयुक्त परिभाषा है इसकी कि किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना अथवा वृद्धि करना ही उत्पादन होता है या उत्पादन कहलाता है। अब आशा करता हूं कि आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, एक बात मैं और बताना चाहता हूं, मैं केवल यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन यदि आप एग्जाम में यदि आप लिखेंगे तो आप उत्पादन के 2-3 अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं भी आपको लिखनी पड़ेंगी। तो आप परिभाषाएं जो है अपनी बुक से उसको याद कर सकते हैं। ये जान लीजिएगा कि 2-3 अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं लिखना जो है आवश्यक होता है, क्योंकि उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर मैं अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और इससे आप स्वयं कर सकते हैं, बुक से उसको लर्न कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो अब आइए पढ़ते हैं कि उत्पादन की अवधारणाएं, कि उत्पादन की कौन कौन सी अवधारणाएं होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, उत्पादन की 3 अवधारणाएं होती हैं। कुल उत्पाद होता है, सीमांत उत्पाद होता है और औसत उत्पाद होता है। अब आइए हम लोग बारी बारी इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए सबसे पहले हम कुल उत्पाद को समझने का प्रयास करते हैं कि कुल उत्पाद किसे कहते हैं। देखिए, जो कुल उत्पाद होता है एक निश्चित समयावधि में, चाहे वह समयावधि 1 दिन की भी हो सकती है, 1 महीने की हो सकती है, 1 हफ्ते की हो सकती है, 1 वर्ष की भी हो सकती है। तो जो कुल उत्पाद होता है एक निश्चित समयावधि में, वह संपूर्ण उत्पादन को दर्शाता है। जैसे आपने पेपर में पढ़ा होगा, भिन्न भिन्न कंपनीज की अपनी प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन जो दी जाती है कि जैसे हीरो की कंपनी ने जो है इस साल 4 लाख बाइक्स का निर्माण किया, 4 लाख बाइक्स का प्रोडक्शन किया। तो अब ये क्या है कि अब ये यहाँ पर ईयरली बात हो रही है कि 1 साल में जो है यह 4 लाख प्रोडक्शन कर रही है, तो इसका कुल उत्पादन कितना हुआ?
4 लाख हुआ। या मंथली भी कहा जा सकता है कि मंथली जो है 10,000 बाइक्स बनती है, तो ये एक निश्चित समयावधि है मंथली, एक मंथ का, तो ये इसका कुल उत्पादन होगा। तो अब हम यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं, जो कुल उत्पाद या टोटल प्रोडक्शन है उसको कह सकते हैं कि किसी एक निश्चित समयावधि में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहा जाता है। जरा एक बार फिर से हम इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित समयावधि में, मैंने बताया कि एक निश्चित समयावधि हो सकती है, 1 मंथ भी हो सकता है या 1 ईयर भी हो सकता है, ठीक है। तो उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके, उत्पत्ति के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ये इन सभी उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं, इसमें दोनों हैं, उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहा जाता है। अब आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये कुल उत्पाद क्या होता है, क्योंकि उत्पादन में केवल वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, सेवाओं का भी उत्पादन किया जाता है। तो इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों सम्मिलित होती हैं और एक निश्चित वर्ष में या एक निश्चित समयावधि में कुल मात्रा को ही कुल उत्पाद कहते हैं। हम इसे सूत्र रूप में भी समझ सकते हैं। टीपी इक्वल टू सिग्मा एम पे, टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्शन, इक्वल टू जो है, अब ये यहाँ सिग्मा क्या दर्शा रहा है, ये योग को दर्शा रहा है। एम पे का मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन अर्थात सीमांत उत्पादन। टोटल उत्पादन क्या होता है, सीमांत उत्पादन का योग होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिग्मा एम पे का मतलब क्या है, एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के योग को ही क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट भले ही यहाँ पर न समझ में आया हो, लेकिन जब आगे चलेंगे इसको समझाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो टीपी इक्वल टू सिग्मा एमपी है, टोटल प्रोडक्शन बराबर जो है सीमांत उपयोगिता का योग है होता है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि टीपी इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई एल। हम इसको लिख सकते हैं कि टीपी इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई एल। अब यहाँ पर एपी का मतलब क्या है, एपी का मतलब है एवरेज प्रोडक्शन अर्थात औसत उत्पाद। एपी का मतलब ए फॉर एवरेज, पी फॉर प्रोडक्शन, औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्शन या औसत उत्पाद ले सकते हैं। और एल का मतलब क्या है, होता है साधन की इकाइयों का गुणनफल। साधन की इकाइयों को एल मान लिया गया है। यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन बराबर क्या है, मतलब औसत उत्पादन और कितनी साधन की इकाइयाँ हैं। जैसे कोई साधन की इकाई मान लीजिए 10 है, ठीक है, मान लीजिए वो 10 है। और एवरेज प्रोडक्शन कितना है, एवरेज प्रोडक्शन 5 है, तब टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, टोटल प्रोडक्शन होगा 10 बुरे 50। टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू क्या होता है, हम इसको सिग्मा एमपी भी लिख सकते हैं, मतलब सीमांत उपयोगिता का योग, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू एपी इंटू एल, मतलब औसत उत्पाद और साधन की इकाइयों का गुणनफल। अब आइए समझते हैं कि सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी परिवर्तनशील साधन, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन क्या होता है। 2 साधन होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन को जो है वो बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, उसे जो है अल्पकाल में घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, जबकि परिवर्तनशील साधनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे भूमि जो है स्थिर साधन हो गई और लेबर जो है वो परिवर्तनशील साधन हो गया, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं। इसमें कि किसी परिवर्तनशील साधन, जैसे कि माना एल का मतलब लेबर, माना कि श्रम, कि एक इकाई में वृद्धि से कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है उसे उस इकाई का सीमांत उत्पाद कहते हैं। सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं, किसी परिवर्तनशील साधन की एक इकाई में जो वृद्धि हो रही है और उसके बाद जो उत्पाद में वृद्धि होती है उसे उस इकाई का सीमांत उत्पाद कहते हैं। मान लीजिए कि 10 लेबर हैं, ठीक है। अब ये 10 लेबर प्रोडक्शन कर रहे हैं
ये 50 इकाई का, 10 लेबर प्रोडक्शन कर रहे हैं 50 इकाई का। मान लीजिए कि लेबर बढ़ कर के 11 हो गए, ठीक। अब ये प्रोडक्शन करने लगे 55 इकाई का। तो अब इसमें सीमांत उपयोगिता क्या हुई? सीमांत पहले कितना उत्पादन था? 50, और अब कितना हो गया? अब हो गया 55। तो इधर लेबर कितना बढ़ा है? लेबर 1 बढ़ा है, और यहाँ उत्पादन कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है। तो सीमांत उत्पाद कितना हो गया? सीमांत उत्पाद हो गया 5 इकाई। अब आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और हम इससे जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, सीमांत उत्पाद को हम इस तरह भी दर्शा सकते हैं कि एमपीएन इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। इसको याद रखिए, ये सूत्र पूछा, ये सूत्र जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है अधिकांशतः कि सीमांत उत्पादन बराबर क्या होता है। तो सीमांत उत्पादन बराबर एमपीएन इक्वल टू टीपीएन माइनस 1 होता है। ये समझ लेते हैं, ये जो साइन दिए गए हैं यहाँ पर इनका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर एमपीएन का मतलब क्या है कि एनवी इकाई का सीमांत उत्पाद, एनवी इकाई का, अर्थात मैंने पहले क्या बताया कि मान लीजिए 10 मजदूर लगे हुए हैं, तो कुल उत्पादन कर रहे हैं 50 का। अब 11 मजदूर लग गए, तो वहाँ पर जो एनवी इकाई कौन सी हो गई? जो 11वीं इकाई है, ठीक है। तो एमपीएन मतलब एनवी इकाई का सीमांत उत्पाद। टीपीएन एन इकाइयों का कुल उत्पाद, टोटल एन इकाइयों का टोटल उत्पाद कितना हो रहा है। और यहाँ पर टीपीएन माइनस 1 एन माइनस 1 इकाइयों का कुल उत्पाद। यहाँ पर जो टीपीएन है, मान लीजिए यहाँ टीपीएन का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि 10 मजदूर उत्पादन कर रहे हैं कितना? 50 इकाई का, ठीक। तो अब यहाँ पर जो एमपीएन है, अब फिर हमने क्या किया कि 11 मजदूर लगा दी, और उत्पादन कितना हो गया? 55 इकाई। तो अब यहाँ पर देखिए एमपीएन क्या है? वो जो 11वीं इकाई है उसका सीमांत उत्पाद। टीपीएन क्या हुआ? एन इकाइयों का कुल उत्पादन, तो कितना उत्पादन हो रहा था? 50 हो रहा था। अब यहाँ पर देखिए टीपीएन माइनस 1 क्या है? ये एन माइनस 1 इकाइयों का कुल उत्पाद है। अर्थात जो पहले कितना था? पहले 50 था, और बाद में जब एक मजदूर बढ़ाया गया तो कितना हो गया? 55 हो गया। तो 55 माइनस 50, तो वहीं क्या होगा? सीमांत उत्पादन निकल जाएगा। तो ये सूत्र रूप में दिया गया है, एमपीएन इक्वल टू टीपीएन माइनस 1। हम इसको सीमांत उत्पादन को जो है इस तरह भी दर्शा सकते हैं, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन बराबर डेल्टा टीपी अपन डेल्टा एल। यहाँ डेल्टा जो है परिवर्तन को दर्शाता है। एमपी बराबर क्या हुआ? डेल्टा टीपी, अर्थात कुल उत्पादन परिवर्तन, और नीचे डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब उत्पादन की इकाइयाँ। पर देखिए मैंने लिखा भी है, डेल्टा टीपी का मतलब कुल उत्पादन में परिवर्तन, और डेल्टा एल का मतलब परिवर्तनशील साधन माना श्रम की इकाइयों में परिवर्तन। जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको, जरा इसको समझा रहा हूँ। जैसे हमको एमपी ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक। तो मैंने बताया कि पहले 10 मजदूर लग करके 50 उत्पादन हो रहा था। अब 11 मजदूर लग गए तो उत्पादन होने लगा 55 का। तो कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ? तो पहले 50 थे, अब 55 हो रहा है। इसका मतलब कुल परिवर्तन यहाँ पर जो डेल्टा टीपी है इसमें 5 का परिवर्तन हो रहा है, ठीक। और जो उत्पादन के साधन की जो परिवर्तनशील साधन है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है? पहले 10 मजदूर काम कर रहे थे, अब 11 हो गए, मतलब 1। तो सीमांत उत्पादन कितना हो गया? सीमांत उत्पादन 5 हो गया। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं कि औसत उत्पाद किसे कहते हैं। औसत उत्पाद का मतलब एपी मतलब और एवरेज प्रोडक्शन। तो औसत उत्पाद किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, औसत निकालना तो आप जानते होंगे, बचपन से औसत निकालना आप जानते हैं। तो औसत उत्पाद भी उसी से ही संबंधित है। जैसे यदि 10 मजदूर जो है किसी इकाई का 50 इकाई उत्पादन कर रहे हैं, 10 मजदूर 50 इकाई उत्पादन कर रहे हैं, तो औसत प्रोडक्शन कितना हुआ? तो 10/50, अर्थात 50/10 अर्थात 5 इकाई। मतलब एक मजदूर कितना उत्पादन कर रहा है? 5 इकाई का कर रहा है। फ्रेंड्स, हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पाद को, ध्यान से सुनिएगा,
परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पाद को औसत उत्पाद कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे औसत उत्पाद कहा जाता है। जैसे ये सूत्र है, AP अर्थात एवरेज प्रोडक्शन इक्वल टू TP टोटल प्रोडक्शन बटे L का मतलब परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ। अब जैसे मैं इसको समझा रहा हूँ, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो अगर हम 10 लेबर हैं, ठीक है, ये टोटल उत्पादन कर रहे हैं 50 इकाई का, तो अब हमको यहाँ पर AP अगर निकालना हो तो टोटल पोर्शन कितना हुआ, 50 हुआ, और लेबर कितने लग रहे हैं, 10 लग रहे हैं, तो एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ, 10/50 मतलब 5 इकाई। मतलब इसमें जो है प्रति मजदूर 5 इकाई का उत्पादन कर रहा है, और इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही औसत उत्पाद बोलते हैं। अब यहाँ पर एक तालिका देखिए, यहाँ पर इस तालिका में कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद को दर्शाया गया है। कुल उत्पाद क्या होता है, औसत उत्पाद क्या होता है और सीमांत उत्पाद क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आइए इस तालिका को अध्ययन करते हैं, तो ये कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पादन के बीच का संबंध भी स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है साधन A भूमि स्थिर साधन। स्थिर साधन जो है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर देखिए 111 लिखा गया है, स्थिर साधन में परिवर्तन नहीं होगा। साधन B है श्रम परिवर्तनशील साधन। श्रम जो होता है परिवर्तनशील होता है, क्योंकि श्रम को हम घटा बढ़ा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। अल्पकाल में इसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन अल्पकाल में जो है स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब देखिए कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सीमांत उत्पाद कितना हो रहा है और औसत उत्पाद कितना हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जब स्थिर साधन 1 है और यहाँ पर कोई भी परिवर्तनशील साधन नहीं लगा हुआ है, तो मतलब परिवर्तनशील साधन की मात्रा 0 है, तो जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा 0 है तो टोटल उत्पाद भी 0 होगा, क्योंकि जब श्रम लगेगा तभी ना वो जो है, और बाकी वस्तुएं जो है भूमि का, पूंजी का, श्रम का, भूमि और पूंजी इन सबका उपयोग करके उत्पादन करेगा, तो श्रम लगा ही नहीं है तो कोई उत्पादन नहीं होगा। जब कुल प्रोडक्शन 0 है तो सीमांत उत्पाद भी यहाँ पर अनुपस्थित होगा, और जब कुल प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो औसत उत्पाद भी अनुपस्थित होगा। अब यहाँ पर देखिए फिर वहाँ पर भूमि की जो क्वांटिटी है वो सेम ही है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ परिवर्तनशील साधन जो श्रम है वो एक श्रम लगाया जा रहा है, या समझ लीजिए कि या एक मजदूर को लगाया जा रहा है, तो कुल उत्पादन कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। तो अब यहाँ पर सीमांत उत्पादन भी सेम होगा, सीमांत उत्पादन भी सेम ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पर एक ही मजदूर लग रहा है ना, यही पहला और आखिरी दोनों है इस वक्त। तो यहाँ पर कुल उत्पाद भी 40 होगा, सीमांत उत्पाद भी 40 होगा, और औसत उत्पाद भी 40 होगा, क्योंकि 40/1 करेंगे तो 40 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए साधन, इसमें स्थिर साधन सभी जो भूमि है वो सेम है। अब इसमें देखिए, अब फिर यहाँ पर दो मजदूर लगाए जा रहे हैं, तो उत्पादन बढ़ जा रहा है, कितना, 90 बढ़ जा रहा है। कुल उत्पाद कितना हो जा रहा है, 90 बढ़ा है। तो सीमांत उत्पाद क्या हुआ, तो पहले कितना उत्पादन था, पहले 40 था, अब कितना हो गया, 90। तो सीमांत की उत्पादन कितना हुआ, 90 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। सीमांत उत्पादन कितना हो गया, 50। अब यहाँ पर औसत उत्पादन कितना हुआ, 45। कैसे 45 हुआ, क्योंकि जो कुल उत्पादन है उसमें हम भाग दे देंगे जो साधन की इकाइयाँ हैं। 90 है तो 90 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, औसत उत्पाद 45। मतलब इसमें एक मजदूर जो है 45 इकाई का उत्पादन कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर ये 3 मजदूर लगाए जा रहे हैं, तो कुल उत्पाद कितना हो गया, 130 उत्पादन हो रहा है। ठीक है, कुल उत्पाद है तो सीमांत उत्पाद कितना हुआ, तो 130 में से जब 90 घटाएंगे सीमांत उत्पाद हो जाएगा 40। औसत उत्पाद कितना हुआ, तो 130 में जब 3 का भाग देंगे तो आएगा 43.3 आएगा। अब आगे देखिए चौथी इकाई, 4 मजदूर लगाए जा रहे हैं तो उत्पादन हो रहा है 160। जो उत्पादन 160 हो रहा है तो सीमांत उत्पाद कितना है, पहले कितना था 130, अब कितना होगा 160, तो 160 माइनस 30 हुआ, कितना होगा, सीमांत उत्पादन 30 है। और औसत उत्पादन कितना होगा, तो 130 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16 0, मतलब 40 आएगा। औसत उत्पाद कितना है, 40, मतलब एक मजदूर जो 40 इकाई का उत्पादन कर रहा है। उसी तरह ये भी है, देखिए अब आगे वाला भी देख लीजिए। उसी तरह 5 इकाई लग रहा है तो कुल उत्पादन 180 है, सीमांत उत्पाद 20 है और औसत उत्पाद 36 है। बाकी इसी तरह दिया गया है।
आइए इस तालिका में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ सीमांत उत्पादन को देखिए, आरंभ में सीमांत उत्पादन देखिए बढ़ रहा है, 40 है 50 है, ठीक है। पहले 40 है फिर उसके बाद 50 है, यहाँ कुछ भी नहीं था, 40 हुआ फिर 50 हुआ, और उसके बाद देखिए बढ़ रहा है, उसके बाद घटना प्रारंभ कर रहा है, 40 30 और 20, यहाँ 3 इकाइयों तक वो घट रहा है। अब 20 के बाद देखिए क्या हो गया, 0 हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, माइनस हुआ। तो जब हम उत्पादन करते हैं तो पहले सीमांत उत्पादन बढ़ता है, फिर वो घटना मतलब फिर घटती हुई दर से बढ़ता है, फिर शून्य होता है और फिर ऋणात्मक होता है यदि हम उत्पादन को जारी रखते हैं। अब यहाँ पर हम औसत उत्पाद को भी देखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं। आरंभ में औसत उत्पाद बढ़ता है, सिर्फ 40 था फिर 45 होता है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, फिर 40 है फिर 45 होता है। अब उसके बाद घटता है, 45 घट के 43.3 हो गया, फिर घट रहा है 40 हो गया, फिर घट रहा है 36 हो गया, फिर घट गया 30 हो गया और फिर घट रहा है 22.8 हो गया। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने लायक है कि जो औसत उत्पाद होता है वो सदैव धनात्मक होता है, वो सदैव धनात्मक होता है और कभी भी शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं होता। सीमांत उत्पादन देखिए, जन दोनों को अध्ययन करिए, पहले सीमांत उत्पादन बढ़ा है, 40 है फिर 50 है, फिर घटना प्रारंभ करता है 40 30 और 20, ये घटता है यहाँ तक, इसके बाद 0 होता है फिर ऋणात्मक होता है। लेकिन औसत उत्पाद क्या होता है, आरंभ में बढ़ता है फिर घटना प्रारंभ करता है, लेकिन ये कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता। यह बातें याद रखने लायक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्रिटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट हुआ। अभी और भी इस लेसन के जो और भाग हैं उनको बाद में मैं अदर पार्ट में इसको कंप्लीट कर दूंगा और आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू।